CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। पाठ 5 नहीं होना बीमार। इस पृष्ठ पर एक QR कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का ये मेरा पहला अवसर था। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल। सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गईं और हालचाल पूछने लगीं। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर मक्खी। सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन। बाकी एकदम शांति। पृष्ठ संख्या 57 पर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में एक बालक एक वृद्ध महिला को लेकर अस्पताल जा रहा है। चिकित्सालय के बाहर कुछ लोग खड़े हैं जिनमें से कुछ मरीज हैं। पृष्ठ 57 के दूसरे चित्र में एक अस्पताल के वार्ड का चित्र है जिसमें एक मरीज पलंग पर बैठा हुआ है जिसके सर पर एक वृद्ध महिला हाथ फेर रही हैं। पास ही एक बालक खड़ा उसे देख रहा है। साथ ही एक नर्स हाथ में दवा लिए खड़ी हैं। एक दूसरे पलंग पर एक वृद्ध पुरुष उठकर बैठे हुए हैं और दीवार पर आयुष्मान भारत का पोस्टर लगा हुआ है। पृष्ठ संख्या 58। तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया और काका को दवा खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थीं। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या? नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ हैं बीमारों के भी। मैंने सोचा ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता। मैं कब बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। रिपीट, स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा, मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गईं। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा नहा कर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई। तभी नाना जी आए। क्या हो गया? क्या हो गया? पृष्ठ संख्या 58 पर बाईं ओर एक वृद्ध महिला का चित्र है जिनके एक हाथ में धान फटकने का सूप है और वह कुछ सोच रही हैं। पृष्ठ संख्या 59। बुखार आ गया, मैंने कराहते हुए कहा। देखें, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ? नानी जी ने पूछा।
बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए ये चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया, पर थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद कोई मांग कर ले गया था। फिर नाना जी की आवाज आई, ले पुड़िया खा ले। न चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो, लेटे ही रहना था। पृष्ठ संख्या 59 पर एक चित्र है जिसमें बाईं ओर एक बालक जो कि बीमार लग रहा है, वह रजाई लेकर लेटा हुआ है। पास ही स्कूल का बस्ता रखा हुआ है। उनके सामने की ओर उनके पास ही एक वृद्ध पुरुष हाथ में गिलास लिए खड़े हैं। पृष्ठ संख्या 60। कुछ देर इधर उधर की स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा, ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर कहूं कि भूख लग रही है तो वे क्या करेंगी? ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी, वो कह रहा है भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे। तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। क्या मुसीबत है, पड़े रहो। आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता। सजा मिलती तो मिल जाती। कितना मजा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा लगती भी तो खाने ही खाने की चीजें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोल गप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है। जैसे गुझिया सिर्फ होली, दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे? और शाम को? क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में पड़ा झक मार रहा होऊंगा। अक्लमंद और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआंसा हो गया। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज आ रही है। शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं। चबाने की आवाजें आ रही हैं। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू खाएगा? पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं,
भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। पृष्ठ संख्या 61। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया। दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में? जरूर बंबई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूंसे, जैसे आम कभी देखे ना हो। भुक्कड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। और इस कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। लेखक से परिचय। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों के दिलों को छू जाती हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियां पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियां हैं। हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियां लिखी हैं, जिनमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। मात्रा और भार, अगली किताब, ज्योति रथ के सारथी, फिनिक्स आदि इनकी कई रचनाएं हैं। यहाँ पृष्ठ पर स्वयं प्रकाश जी का रेखाचित्र है, जिसमें नीचे उनका जन्म वर्ष 1947 और मृत्यु वर्ष 2019 लिखा है। पृष्ठ संख्या 62। पाठ से, मेरी समझ से। क, यहाँ दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। 1. बच्चे के विद्यालय ना जाने का मुख्य कारण क्या था? उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था। उसका साबूदाने की खीर खाने का मन था। उसने गृह कार्य नहीं किया था। उसे बुखार हो गया था। यहाँ एक बालक का चित्र है जिसने पुस्तकों को पलट कर रखा है और वह कुछ सोच रहा है। 2. कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। बच्चे ने यह निर्णय लिया क्योंकि घर में रहने के बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक है। बीमारी का बहाना बनाने से साबूदाने की खीर नहीं मिलती। झूठ बोलने से झूठ के खुलने का डर हमेशा बना रहता है। इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ा। 3. लेटे लेटे पीठ दुखने लगी। इस बात से बच्चे के बारे में क्या पता चलता है? उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी। उसे अपनी बीमारी की कोई चिंता नहीं रह गई थी। वह बिस्तर पर आराम करने का आनंद ले रहा था। बीमारी के कारण उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। 4. क्या ठाठ हैं बीमारों के भी? बच्चे के मन में यह बात क्यों आई? बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है। बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है। बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बालक अपने घर से विद्यालय की ओर जा रहा है। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बालक घर से विद्यालय की ओर आ रहा है। ख,
हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पृष्ठ संख्या 63। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने परिजनों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यहाँ एक तालिका है जिसके 2 स्तंभ हैं। एक स्तंभ में शब्द और दूसरे स्तंभ में अर्थ लिखे हैं। क्रम संख्या 1 साबूदाना। क्रम संख्या 2 वार्ड। क्रम संख्या 3 नर्स। क्रम संख्या 4 रजाई। क्रम संख्या 5 थर्मामीटर। क्रम संख्या 6 काढ़ा। क्रम संख्या 7 ड्राई क्लीनर। क्रम संख्या 8 ताजमहल। क्रम संख्या 9 अरहर। दूसरे स्तंभ में इन शब्दों के लिए कुछ अर्थ दिए गए हैं। क्रम संख्या 1 किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान। क्रम संख्या 2 एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना जिसका कपड़ा दोहरा होता है और जिसमें रुई भरी होती है। क्रम संख्या 3 शरीर का तापमान जैसे बुखार नापने का एक छोटा यंत्र। क्रम संख्या 4 कई तरह की जड़ी बूटियों और औषधियों को उबालकर उनके रस से बना पेय होता है। इसे सर्दी जुकाम, खांसी बुखार और पाचन से जुड़ी समस्याओं में लाभदायक माना जाता है। क्रम संख्या 5 रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति। क्रम संख्या 6 उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित 17वीं सदी में निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक जो सफेद संगमरमर से बना है। क्रम संख्या 7 एक दाल जिसे तुअर भी कहते हैं। क्रम संख्या 8 सागो नामक वृक्ष के तने का गूदा, सागूदाना। यह पहले आटे के रूप में होता है और फिर कूटकर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है। क्रम संख्या 9 वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों या वृद्धों आदि की देखभाल करे। अब आप स्तंभ 1 में दिए गए शब्दों को स्तंभ 2 में दिए गए सही अर्थों के साथ मिलान कीजिए। पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। ख देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता। कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। पृष्ठ संख्या 64 सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क अस्पताल में बच्चे को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगीं और क्यों। ख कहानी के अंत में बच्चे को महसूस हुआ कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि उसका निर्णय सही था? क्यों? ग जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे। संकेत मन में उत्पन्न होने वाले विकार या विचार को भाव कहते हैं। उदाहरण के लिए क्रोध, दुख,
भय, करुणा, प्रेम आदि। यहाँ इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। पहले चित्र में कुछ भोजन सामग्री हैं, जिसमें दाल, रोटी, कुछ फल और सब्जियां हैं। कहानी में बच्चे ने सोचा था कि ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। आपको क्या लगता है, असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होंगे? संकेत: आप अपने अनुभवों के आधार पर इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं कि कहानी वाले बच्चे की कल्पना वास्तविकता से कितनी अलग है। अण: नानी जी और नाना जी ने बच्चे को बीमारी की दवा दी और उसे आराम करने को कहा। बच्चे को खाना नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही किया? आपको ऐसा क्यों लगता है? अनुमान और कल्पना से। क: कहानी के अंत में बच्चा नाना जी और नानी जी को सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लेता, तो कहानी में आगे क्या होता? संकेत: उसका दिन कैसे बदल जाता, उसकी सोच और अनुभव कैसे होते? पृष्ठ संख्या 65। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक वृद्ध महिला, एक वृद्ध पुरुष और एक बच्चा है। ख: कहानी में बच्चे की नानी जी के स्थान पर आप हैं। आप सारे नाटक को समझ गए हैं, लेकिन चाहते हैं कि बच्चा सारी बात आपको स्वयं बता दे। अब आप क्या करेंगे? संकेत: इस सवाल में आपको नानी जी की जगह लेकर सोचना है और एक मनोरंजक योजना बनानी है जिससे बच्चा आपको स्वयं सारी बातें बता दे। ग: कहानी में बच्चे के स्थान पर आप हैं और घर में अकेले हैं। अब आप ऊबने से बचने के लिए क्या क्या करेंगे? घ: कहानी के अंत में बच्चे को लगा कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। कल्पना कीजिए, अगर वह स्कूल जाता तो उसका दिन कैसा होता। अगले दिन जब वह स्कूल गया होगा तो उसने क्या क्या किया होगा। अण: कहानी में नाना जी और नानी जी ने बच्चे की बीमारी ठीक करने के लिए उसे दवाई दी और खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अगर आप नानी जी या नाना जी की जगह होते तो क्या क्या करते? कहानी की रचना। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर मक्खी। सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन। बाकी एकदम शांति। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों में ऐसा लग रहा है मानो हमारी आंखों के सामने अस्पताल का चित्र सा बन गया हो। लेखन में इसे चित्रात्मक भाषा कहते हैं। अनेक लेखक अपनी रचना को रोचक और सरस बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर अनेक वस्तुओं, कार्यों, स्थानों आदि का विस्तार से वर्णन करते हैं। लेखक ने इस कहानी को सरस और रोचक बनाने के लिए और भी अनेक तरीकों का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहानी में बच्चे द्वारा कल्पना करने का भी प्रयोग किया है। जब बच्चा अकेले लेटे लेटे घर और बाहर के लोगों के बारे में सोच रहा है। इस कहानी में ऐसी कई विशेषताएं छिपी हैं। पृष्ठ संख्या 66। क: इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस पाठ की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। ख: कहानी में से कुछ उदाहरण खोजकर यहाँ लिखिए। यहाँ एक तालिका है जिसमें 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ का शीर्षक है विशेष बिंदु, जो इस प्रकार है। पहला विशेष बिंदु, बच्चे द्वारा पिछली बातों को याद किया जाना। दूसरा बिंदु, हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। तीसरा बिंदु, बच्चे द्वारा सोचने के तरीके में बदलाव आना। चौथा बिंदु,
कहानी में किसी का किसी बात से अनजान होना। 5वां बिंदु, बच्चे द्वारा स्वयं से बातें किया जाना। दूसरे स्तंभ का शीर्षक है कहानी में से उदाहरण। अब आप विशेष बिंदुओं के अनुसार कहानी में से उदाहरण ढूंढकर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। समस्या और समाधान। कहानी को एक बार पुनः पढ़कर पता लगाइए। क, बच्चे के सामने क्या समस्या थी, उसने उस समस्या का क्या समाधान निकाला। ख, नानी जी नाना जी के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने उस समस्या का क्या समाधान निकाला। शब्द से जुड़े शब्द। यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में बीमार से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। यहाँ शब्द है बीमार। आपकी सुविधा के लिए बीमार शब्द से जुड़ा एक शब्द लिखा है काढ़ा। अब आप अन्य 6 रिक्त स्थानों में बीमार शब्द से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। पृष्ठ संख्या 67। खोजबीन। कहानी में से कहानी में से वे वाक्य ढूंढ कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि क, कहानी में सर्दी के मौसम की घटनाएं बताई गई हैं। ख, बच्चे को बहाना बनाने के परिणाम का आभास हो गया। ग, बच्चे को खाना पीना बहुत प्रिय है। घ, बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगता है। शीर्षक। क, आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम नहीं होना बीमार है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि इस कहानी का ये नाम उपयुक्त है या नहीं। अपने उत्तर के कारण भी बताइए। ख, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने ये नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। अभिनय। कहानी में से चुनकर कुछ संवाद दिए गए हैं। आपको इन्हें अभिनय के साथ बोलकर दिखाना है। प्रत्येक समूह से बारी बारी से छात्र छात्राएं कक्षा में सामने आएंगे और एक संवाद अभिनय के साथ बोलकर दिखाएंगे। 1. बुखार आ गया, मैंने कराहते हुए कहा। 2. आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। 3. मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। 4. नाना जी आए, बोले अब कैसा है सिर दर्द। 5. फिर नाना जी बोले आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। चेहरों पर मुस्कान, मुंह में पानी। क, इस कहानी में अनेक रोचक घटनाएं हैं जिन्हें पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस कहानी में किन बातों को पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी, उन्हें रेखांकित कीजिए। ख, इस कहानी में किन वाक्यों को पढ़कर आपके मुंह में पानी आ गया था, उन्हें रेखांकित कीजिए। इन्हें रेखांकित करने के लिए आप किसी अन्य रंग का उपयोग कर सकते हैं। इन्हें रेखांकित करने के लिए आप किसी अन्य रंग का उपयोग कर सकते हैं। इस पृष्ठ पर एक घर का चित्र है जिसकी छत पर एक लड़की पतंग उड़ा रही है और नीचे एक लड़का उसे देखकर खुश हो रहा है। पृष्ठ संख्या 68। लेखन के अनोखे तरीके। मैं बिना आवाज किए दरवाजे तक गया और ऐसे झांक कर देखने लगा कि जिससे किसी को पता न चले कि मैं बिस्तर से उठ गया हूं। इस बात को कहानी में इस प्रकार विशेष रूप से लिखा गया है। दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। इस कहानी में अनेक स्थानों पर वाक्यों को विशेष ढंग से लिखा गया है। साधारण बातों को कुछ अलग तरह से लिखने से लेखन की सुंदरता बढ़ सकती है। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, कहानी में ढूंढिए कि इन बातों को कैसे लिखा गया है। 1. ऐसा लगा मानो हमें देखकर सुधाकर काका खुश हो गए। 2. खिड़कियां बहुत बड़ी थीं और उनके बाहर हरे पेड़ हवा से हिल रहे थे।
3. वहां केवल लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। 4. फुसफुसाने की आवाजों के सिवा वहां कोई आवाज नहीं थी। 5. बीमार लोगों के बहुत मजे होते हैं। 6. मैं झूठ मूठ बीमार पड़ जाता हूं। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बालक पर्दे के पीछे से झांक रहा है। बालक के साथ कुछ अन्य सामान भी हैं, जैसे कि एक घड़ा, एक स्टूल, किताबें और कुछ पेंसिलें। विराम चिन्ह देखें। नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गईं। क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक बालक रजाई ओढ़े बैठा है। पास ही नाना जी उस बालक की नब्ज और माथा छूकर बुखार का पता लगा रहे हैं कि बुखार है या नहीं। पास ही नानी जी खड़ी हैं। पृष्ठ संख्या 69। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों को ध्यान से सुनिए। इन वाक्यों में आपको कुछ शब्दों से पहले या बाद में कुछ चिन्ह मिलेंगे। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर यहाँ दिए गए विराम चिन्ह को कहानी में ढूंढिए। ध्यानपूर्वक समझिए कि इनका प्रयोग वाक्यों में कहाँ-कहाँ किया जाता है, उसे यहाँ लिखिए। यहाँ पृष्ठ पर एक तालिका है जिसके 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इनके चिन्ह भी दिए गए हैं। दूसरे स्तंभ में शीर्षक है कहाँ प्रयोग किया जाता है। अब आप इन विराम चिन्हों को अपने विवेक अनुसार वाक्य बनाकर लिखिए कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। आवश्यकता हो तो इस प्रश्न का उत्तर पता करने के लिए आप अपने परिजनों, शिक्षकों, पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। कैसी होगी गली? मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। आपने कहानी में बच्चे के घर के साथ वाली गली के बारे में बहुत सी बातें पढ़ी हैं। इन बातों और अपनी कल्पना के आधार पर उस गली का एक चित्र बनाइए। पाठ से आगे। आपकी बात। क। बच्चे ने अस्पताल के वातावरण का विस्तार से सुंदर वर्णन किया है। इसी प्रकार आप अपनी कक्षा का वर्णन कीजिए। ख। कहानी में बच्चे को घर में अकेले दिन भर लेटे रहना पड़ा था। क्या आप कभी कहीं अकेले रहे हैं? उस समय आपको कैसा लग रहा था? आपने क्या क्या किया था? ग। कहानी में आम खाने वाले मुन्नू को देखकर बच्चे को ईर्ष्या हुई थी। क्या आपको कभी किसी से या किसी को आपसे ईर्ष्या हुई है? आपने तब क्या किया था ताकि यह भावना दूर हो जाए? यहाँ इस पृष्ठ पर एक बालिका मेज पर बैठकर पढ़ रही है। उसके सामने एक पृष्ठ है, उसमें लिखा है मेरी कक्षा। घ। कहानी में नाना जी, नानी जी बच्चे का पूरा ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। आपके विद्यालय और विद्यालय में आपका ध्यान कौन कौन रखते हैं और कैसे? अण। आप अपने परिजनों और मित्रों का ध्यान कैसे रखते हैं? क्या क्या करते हैं या क्या क्या नहीं करते हैं ताकि उन्हें कम से कम परेशानी हो? पृष्ठ संख्या 70। बहाने। क। कहानी में बच्चे ने बीमारी का बहाना बनाया ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े। क्या आपने कभी किसी कारण से बहाना बनाया है? यदि हाँ, तो उसके बारे में बताइए। उस समय आपके मन में कौन कौन से भाव आ जा रहे थे? आप कैसा अनुभव कर रहे थे? ख। आमतौर पर बनाए जाने वाले बहानों की एक सूची बनाइए। ग। बहाने क्यों बनाने पड़ते हैं? बहाने ना बनाने पड़ें, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बालिका बहानों की सूची लिए खड़ी है। अनुमान। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। कहानी में बच्चे ने अनेक प्रकार के अनुमान लगाए हैं। क्या आपने कभी किसी अनदेखे व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी, स्थान आदि के विषय में अनुमान लगाए हैं? किसके बारे में? क्या,
कब? विस्तार से बताइए। संकेत: जैसे पेड़ से आने वाली आवाज सुनकर किसी प्राणी का अनुमान लगाना, कहीं दूर रहने वाले किसी संबंधी रिश्तेदार के विषय में सुनकर उसके संबंध में अनुमान लगाना। घर का सामान: बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। कहानी में बच्चे के घर पर थर्मामीटर, तापमापी खोजने पर वह मिल नहीं पाता। आमतौर पर हमारे घरों में कोई ना कोई ऐसी वस्तु होती है जिसे खोजने पर भी वह नहीं मिलती, जिसे कोई मांग कर ले जाता है या हम जिसे किसी से मांग कर ले आते हैं। अपने घर को ध्यान में रखते हुए ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए। यहाँ एक तालिका है जिसमें 3 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ का शीर्षक है जो खोजने पर भी नहीं मिलती हैं। दूसरे स्तंभ का शीर्षक है जो कोई मांग कर ले जाते हैं। और तीसरे स्तंभ का शीर्षक है जो आप किसी से मांग कर लाते हैं। अब आप इन शीर्षकों के अनुसार स्तंभ में दिए गए 4 रिक्त स्थानों को भरिए। पृष्ठ संख्या 71। खान पान और आप। क, कहानी में सुधाकर काका को बीमार होने पर साबूदाने की खीर दी गई थी। आपके घर में किसी के बीमार होने पर उसे क्या क्या खिलाया जाता है? ख, कहानी में बच्चे को बहुत सी चीजें खाने का मन है। आपका क्या क्या खाने का बहुत मन करता है? ग, कहानी में बच्चा सोचता है कि साबूदाने की खीर सिर्फ बीमारी या उपवास में क्यों मिलती है? आपके घर में ऐसा क्या क्या है जो केवल विशेष अवसरों या त्योहारों पर ही बनता है? घ, कहानी में बच्चा सोचता है कि अगर वह स्कूल जाता तो उसे ठेले पर नमक मिर्च वाले अमरूद खाने को मिलते। आप अपने विद्यालय में क्या क्या खाते पीते हैं? विद्यालय में आपका रुचिकर भोजन क्या है? अण, इस कहानी में भोजन से जुड़ी बच्चे की कई रोचक बातें बताई गई हैं। आपके बचपन की भोजन से जुड़ी कोई विशेष याद क्या है जिसे आप अब भी याद करते हैं? च, कहानी में बच्चा भोजन की सुगंध से रजाई फेंककर रसोई में झांकने लगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि घर में किसी विशेष खाने की सुगंध से आप भी रसोई में जाकर तुरंत देखना चाहते हैं कि क्या पक रहा है? आपको किस किस खाने की सुगंध सबसे अधिक पसंद है? आज की पहेली। कहानी में आपने खाने पीने की अनेक वस्तुओं के बारे में पढ़ा है। अब हम आपके सामने खाने पीने की वस्तुओं या व्यंजनों से जुड़ी कुछ पहेलियां लाए हैं। इन्हें बूझिए और उत्तर लिखिए। यहाँ एक तालिका है जिसके 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में पहेली और दूसरे स्तंभ में उसके उत्तर के लिए रिक्त स्थान है। पहले स्तंभ में पहेली, क्रम संख्या 1। रोटी जैसा होता है ये, पर आलू से भरा भरा। घी तेल साथी है इसके, दही चटनी से हरा भरा। क्रम संख्या 2। दाल चावल का मेल है ये तो, भारत भर में तुम इसे पाओ। दक्षिण में ये खूब है बनता, चटनी सांभर संग संग खाओ। गोल तिकोना इसका आकार, गरम गरम तुम इसे बनाओ। कौन सा व्यंजन होता है ये, बोलो बोलो नाम बताओ। क्रम संख्या 3। नाश्ते का ये बड़ा है खास, महाराष्ट्र में इसका वास। मिर्च मसाले से भरपूर, संग बटाटा भी मशहूर। चटपटी चटनी लगी कैसे, बूझो नाम तो खाएं इसे। क्रम संख्या 4। बेसन से बने चौकोर या गोल, गुजरात में बड़ा है बोल। खाने में नर्म, पानी भरे, धनिया मिर्ची संग सजे। क्रम संख्या 5। गोल गोल पानी से भर के, चटनी सौंठ संग इसे खाओ। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, गली मोहल्लों में भी पाओ।
खट्टी मीठी तीखी हाय, खाना तो इसे हर कोई चाहे। क्रम संख्या 6। हरे साग संग मुझको पाओ, मक्खन के संग मुझको खाओ, आटा मेरा हल्का पीला, स्वाद मेरा है बड़ा रंगीला। क्रम संख्या 7। आग में पकती हूँ सौंधा सा स्वाद, साथ में खाओ चूरमा बन जाए फिर बात, गरम दाल से मुझको प्यार, राजस्थान का मैं उपहार। क्रम संख्या 8। गोल गोल और श्वेत रंग का, रस से भरा हुआ हूँ खूब, मीठी दुनिया का महाराजा, चाशनी मीठी डूब डूब। अब आप स्तंभ 2 में उत्तर वाले रिक्त स्थानों में सही उत्तर सोचकर लिखिए। पृष्ठ संख्या 72। अध्याय 5 यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। वाचन स्वर सीमा सती और चांद मोहम्मद। निर्माण सहयोग कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी।